नमस्कार दोस्तों। भाई जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्यारे से एक जिले के बारे में, टोंक जिले के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखिएगा भाई, हाँ, जिले के बारे में बात करने से पहले भाई सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आप क्लास को शेयर कर दिया जाए, लाइक कर दिया जाए। भाई नए साथी हैं तो भाई चैनल से जुड़ भी जाए, बहुत फायदा होने वाला है आपको। देखो देखिए, हाँ, देखो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। टोंक जिले के बारे में अगर देखें भाई हम, हाँ, देखो पहले तो बात है, ये राजस्थान का अंतर्वर्ती जिला है, राजस्थान के अंदर स्थित है। देखो देखिए कहाँ स्थित है अंदर, हाँ, देखो देखिए भाई, राजस्थान के अंदर स्थित एक जिला है टोंक। इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो देखिए, अगर इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखो, अगर राजस्थान को अगर मैं दो भागों में बांट दूं, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर बांट दूं भाई, तो ये राजस्थान में देखो देखिए, इधर आ गई पूर्व साइड, यहाँ पे आ गई दक्षिण साइड। ठीक भाई, ऐसे तो बोला जाएगा ये भाई पूर्व में स्थित जिला है, राजस्थान के पूर्व में स्थित एक जिला है। आगे बात में देखो देखिए, बात करते हैं इसी टोंक जिले के बारे में। अगर बात करें हम भाई, देखो तो पहले तो बात है, ये अंतर्वर्ती जिला है, ठीक है, हाँ, इसलिए किसी राज्य के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है। देखते हैं कितने जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है। एक तो प्यारा सिख अजमेर के साथ बनाता है, जयपुर के साथ भी बनाता है, ठीक भाई, दौसा के साथ भी बनाता है, सवाई माधोपुर के साथ और बूंदी के साथ सीमा रेखा बनाता है। ये भाई 5 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाने वाला एक अंतर्वर्ती जिला है टोंक। ठीक भाई, हाँ, तो आज इसी टोंक के बारे में बात करने वाले हैं। ये टोंक है जो किस संभाग के अंदर पड़ता है भाई, अजमेर संभाग के अंदर पड़ता है। ठीक है भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो आगे चले भाई, देखो बात करते हैं तहसीलें भाई। भाई इसमें नौ तो तहसीलें हैं। पहली तो है टोंक, देवली, ठीक भाई, नगर फोर्ट और दूनी और निवाई और पीपलू और उनियारा और अलीगढ़ और मालपुरा। ये आपके सामने इसके अंदर 9 तहसीलें हैं। ठीक भाई, हाँ, बात करते हैं, 9 तो तहसीलें होगी भाई। विधानसभा सीटें कितनी हैं भाई, 3 विधानसभा सीटें हैं। एक तो टोंक होगी, देवली होगी, एक निवाई होगी। 3 विधानसभा सीटें और 9 तहसीलों वाला एक जिला है टोंक, जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं भाई। इसको नोट कर लिया जाए। देखो देखिए, पहले हम इसका शॉर्ट में जिला दर्शन देख लेते हैं, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले आपको ये उपनाम याद होने चाहिए भाई, सबसे पहले, क्यों उपनाम ही तो भाई जिले की व्यस्त बताता है भाई। इसे हम नवाबों की नगरी भी कहते हैं। आगे पता चलेगा क्यों कहते हैं नवाबों की नगरी भी कहते हैं टोंक को। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है ये। ठीक भाई, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत की बात करें तो वो टोंक थी, इसके अलावा कोई नहीं थी भाई। राजस्थान का प्राचीन टाटा नगर भी कहते हैं, प्राचीन टाटा नगर भी कहते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं, राजस्थान का इसे लखनऊ भी कहते हैं। आगे बात में भाई, ये तो है उपनाम की बात। इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक तो ये और एक ये। ठीक है भाई, हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं, पहले हम टोंक के बारे में ही बात कर लेते हैं। टोंक के बारे में देखो, ये जो टोंक जिला है ये नब्बे और दरिया हेतु क्या है, प्रसिद्ध है, और राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक भाई, अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्था यहाँ पे स्थापित की गई है। अरबी जो फारसी शोध संस्था है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित की गई थी, ठीक भाई, हाँ, यहाँ पे स्थापित की है। राजस्थान की प्रथम राजकीय बस सेवा, राजस्थान की प्रथम राजकीय गवर्नमेंट बस सेवा की शुरुआत यहाँ से टोंक से होती है, और सुनहरी कोटी टोंक के अंदर स्थित है। और सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है भाई टोंक का रेड। ये रेड सभ्यता स्थल है, प्राचीन सभ्यता स्थल है, और इसी रेड को हम राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। रेड सभ्यता है जिसको हम राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। इसी के कारण हम टोंक को राजस्थान का टाटा, प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। ठीक है भाई, देखो देखिए, टोंक का एक क्षेत्र है। निवाई के बारे में बात करें तो ये वनस्पति, यहाँ पे विद्यापीठ स्थित है, और यहाँ पे नाथ संप्रदाय का केंद्र भी है निवाई, और जालंधरनाथ की गुफा भी यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई, बात करते हैं
वनस्पति की बात करें, वन स्थली की बात करें तो यहाँ पे मयूर चित्रकला संस्था यहाँ पे स्थित है। वन स्थली की बात करें तो यहाँ पे मयूर चित्रकला संस्था यहाँ पे स्थित है वन स्थली के अंदर। बात करते हैं डिग्गी के अंदर, यहाँ पे आपको पता है ना डिग्गी कल्याण जी का मंदिर, तो वो टोंक जिले के अंदर स्थित है। ठीक भाई। अविकानगर, अविकानगर की बात करें तो ये केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र यहाँ पे स्थित है, बकरियों का यहाँ पे स्थित है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान यहाँ पे स्थित है। एक तो एक तो बकरियों का, एक भेड़ का और एक ऊन का यहाँ पे अनुसंधान केंद्र स्थित है। टोंक का मालपुरा की बात करें तो ये टोरडी सागर यहाँ पे स्थित है, टोरडी सागर। और जैन श्वेतांबरों की दादाबाड़ी यहाँ पे है, कहा जाता है भाई इसको जैन श्वेतांबरों की दादाबाड़ी भी कहा जाता है मालपुरा को। और यहाँ पे टोरडी सागर स्थित है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान यहाँ पे भी स्थित है। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध व्यक्ति है दामोदर लाल, दामोदर लाल व्यास का जन्म स्थल कौन सा है? मालपुरा। आगे पढ़ेंगे भाई दामोदर लाल, ये ध्यान रखना आपको। ठीक भाई, दामोदर लाल व्यास का जन्म स्थल कहाँ पे है? मानपुरा है। उनियारा की बात करें तो ये उनियारा चित्रकला से संबंधित यहाँ पे है। ठीक भाई, भाई इसको नोट कर लिया जाए, ये है टोंक जिले का जिला दर्शन। भाई इसको डिटेल में देखते हैं। पहले हम देखो भाई इतिहास सामान्य परिचय पर नजर डालते हैं, फिर इसका इतिहास पढ़ेंगे। टोंक रियासत की स्थापना होती है, आपको पता है, अमीर खां द्वारा, क्योंकि आपको पता है ये एकमात्र राजस्थान की मुस्लिम रियासत है, तो इसकी स्थापना करते हैं अमीर खां द्वारा स्थापना की जाती है। प्राचीन अभिलेख के अनुसार सम्राट अकबर के शासन काल में जयपुर रियासत के जो राजा है मानसिंह ने टोरी और टोकरा, ठीक भाई, टोकरा परगना को जीत लिया था। देखो ये जो यहाँ का क्षेत्र है टोरी और टोकरा परगना को यहाँ से जीत लिया था। प्राचीन अभिलेख के अनुसार हमें ये पता चलता है सम्राट अकबर के शासन काल में, जब अकबर का मुगल शासक अकबर का शासन काल था, तो उसके समय जो जयपुर रियासत के जो राजा थे भाई, कौन? मानसिंह। मानसिंह ने टोरी और टोकरा परगना को यहाँ से जीत लिया था। टोंक रियासत राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। देखिए बात करें 1643 में राजा मानसिंह ने, देखो 1600 मानसिंह ने भोला नामक के ब्राह्मण को टोकरा के 12 गांव दिए थे। देखो कौन से ब्राह्मण को दिए थे भाई? भाई इसको देखो टोरी और टोकरा परगना को जीता था मानसिंह ने जयपुर रियासत के। तो यहाँ के जो मानसिंह है उन्होंने भोला नामक ब्राह्मण को यहाँ के टोकरा के 12 गांव दिए थे, जिसमें इन गांवों के समूह को मिलाकर टोंक नाम दिया था। तो इन जो 12 गांव दिए थे, इन्हीं 12 गांवों को बाद में टोंक कहा गया था। ठीक है भाई, तो टोंक का नाम यहां से पड़ता है। पहले तो भाई साहब आपको मानसिंह है, जो जयपुर के जो मानसिंह है, टोरी और टोकरा परगना को जीत लेते हैं, स्थान को जीत लेते हैं, जिसमें से टोकरा के 12 गांव ब्राह्मण को दे देते हैं, भोला नाम ब्राह्मण को दे देते हैं। और यही 12 गांव मिलकर आगे टोंक, इन 12 गांवों को आगे जाके टोंक का नाम दिया गया था। बात करते हैं 25 मार्च 1948 में टोंक रियासत का राजस्थान संघ पूर्ण राजस्थान में विलय हो जाता है। राजस्थान के अंदर इसका विलय कब हो जाता है? 25 मार्च 1948 के अंदर। ठीक भाई, टोंक को राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं, हमने अभी भी पढ़ा था इसको, राजस्थान का लखनऊ भी कहते हैं, अदब का गुलशन भी कहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का मुखोट भी कहते हैं, इसे हिंदू मुस्लिम एकता का मुखोट भी कहते हैं टोंक रियासत को। ठीक भाई, हाँ। बात करते हैं नवाबों की नगरी भी कहते हैं, और भारत का प्राचीन टाटा नगर, देखो हमने पढ़ा था रेड टोंक, ठीक है, नामक उपनामों से इसे जाना जाता है। भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये तो इसका सामान्य परिचय था, अब बात कर रहे हैं इतिहास के बारे में। ठीक भाई, हाँ। बात करें, आपको पता है 1750 ईस्वी में जो जयपुर के जो महाराजा है महादो सिंह ने टोंक और रामपुरा को मल्हार राव महादो राव को होलकर को सौंप दिया था। जो अब आपको पता है, पहले तो आपको पता है हमने पढ़ा था अभी भी, ये तो छोटा छोटा इतिहास काल था। टोरी और टोकरा मानसिंह के शासन काल में थे जयपुर के। अब जयपुर के शासन आ जाते हैं, कौन आ जाते हैं भाई? महाराजा माधो सिंह। माधो सिंह ने क्या करते हैं, जो टोंक और रामपुरा के को मल्हार राव माधो राव होलकर को ये रियासत सौंप देते हैं,
और 1804 में अंग्रेजों द्वारा टोंक और मालपुरा दोनों जिलों को अधिकृत कर इन्हें जयपुर रियासत में फिर से मिला दिया जाता है। ठीक भाई, मिला लिया जाता है। अब बात करते हैं नवाब अमीर खां। बात करते हैं नवाब अमीर खां। 1817 में अमीर खां के नवाब बनने के पश्चात एक इस्लामिक रियासत में तब्दील किया गया था। देखो, पहले ये इस्लामिक रियासत नहीं थी, बाद में इसको इस्लामिक रियासत का दर्जा कब मिला है भाई? किनके? 1817 में मिला था, और नवाब अमीर खान ने इसे इस्लामिक रियासत में तब्दील कर दिया था, और अंग्रेजों ने अमीर खां को टोंक का नवाब भी बना दिया था। ठीक भाई, हाँ, नवाब अमीर खान ने टोंक के पुराना किला था यहाँ पे लालगढ़ को अमीरगढ़ में तब्दील कर दिया था। लालगढ़ को का नाम बदलकर अमीरगढ़ में तब्दील कर दिया था। आगे बात करते हैं वजीउद्दौला की बारे में बात करें तो 1834 इसमें टोंक के ये नवाब बने। इनके समय जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था, और नजरबाग का विस्तार भी इनके समय हुआ था। आगे बात सुनिए। आगे बात करते हैं मोहम्मद अली। 1865 से 1887 तक टोंक में ये नवाब रहे हैं। सुलह समझौता में के बहाने देखिए सुलह समझौता के बहाने लावा के ठाकुरों को बुलाकर धोखे से मरवा दिया था। देखिए इन्होंने क्या किया कि कुछ सुलह, ठीक भाई, कुछ सुलह समझौता के बहाने जो लावा के जो ठाकुर थे उन सभी को इन्होंने क्या कर दिया था? मरवा दिया था धोखे से। इब्राहिम अली खां की बात करें तो 1867 ईस्वी में अल्पायु में टोंक के ये नवाब बन गए थे। इनके शासनकाल को हम टोंक का स्वर्ण युग काल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बात करें सयादत अली खां की बात करें तो 1930 में टोंक के नवाब बने, और इसके समय में फेजर पुल और सआदत अस्पताल और घंटाघर और आपके सामने पेविलियन का निर्माण हुआ था। देखिए बात करते हैं, हाँ, बात करते हैं मोहम्मद इस्माइल अली खान की बात करें तो फरवरी 1948 में नवाब बने थे। देखिए फरवरी 1948 में नवाब बने थे। रामू बाब सक्सेना टोंक के प्रशासक भी बने थे। और आपको पता है आगे, हाँ, अब फारूक अली खां। देखिए फारूक अली खां 31 मई 1947 से 7 जनवरी 1948 तक टोंक के नवाब रहे। अगर पूछ लिया जाता है, देखो इसमें बातें आपको कौन सी ध्यान रखनी है आपको इसमें से, देखिए पहले तो है नवाब अमीर खां के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, हाँ, इनके समय ही टोंक को इस्लामिक रियासत का दर्जा मिला था, और इन्होंने लालगढ़ को अमीरगढ़ में का नाम दिया था। ठीक भाई, और वजीउद्दौला के समय आपको जमा मस्जिद का निर्माण हुआ था, और आपको ये ध्यान रखना है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, हाँ, इब्राहिम अली खां, इनके काल को हम टोंक का स्वर्ण युग काल भी कहते हैं। और आपको अंतिम नवाब की बात करें राजस्थान टोंक के अंतिम नवाब है फारूक अली खां। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक भाई, हाँ, देखिए बात करते हैं आगे भाई, इसको नोट कर लिया जाए। देखो बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति, यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो देखो संत धन्ना जाट। देखो यहाँ के एक संत हुआ करते थे धन्ना जाट, इनके बारे में बात करें तो ये राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्रेय, राजस्थान में अगर धार्मिक आंदोलन का श्रेय किसको जाता है तो वो धन्ना जी जाट को जाता है। इनका जन्म 1415 में टोंक में धुवन गांव में हुआ था। इनके गुरु का नाम था रामानंद आचार्य। संत धनाजी जाट ने देखिए नाम स्मरण को ही ईश्वर प्राप्ति, नाम स्मरण को ही भाई नाम ईश्वर के नाम को स्मरण करने से, याद करने से ही ईश्वर की क्या होती है भाई? प्राप्ति होती है, प्रमुख साधन माना है। तथा औपचारिकताओं तथा ब्रह्मांडरों का विरोध इन्होंने किया था। आगे बात सुने, हाँ, तो संत धन्ना जाट का जन्म, ये सब पूछा जाता है संत धन्ना जाट कहाँ किस क्षेत्र से संबंधित है भाई? टोंक से। ठीक भाई, हाँ, देखो बात करते हैं कपूर चंद कुलिस की बात करें तो इनका जन्म होता है 20 मार्च 1926 को टोंक जिले में
सोडा गांव के अंदर होता है इनका जन्म। बात करते हैं 1951 में पुलिस ने पत्रकारी जीवन की शुरुआत की थी। देखो देखिए 1951 में इन्होंने पत्रकारिता की जीवन की शुरुआत की थी और 17 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक भाई, राजस्थान पत्रिका की इन्होंने शुरुआत की थी। कब की थी? 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन दैनिक के रूप में इन्होंने राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं 1975 में इन्होंने राजस्थान के गांवों की यात्रा की और ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था श्रृंखला लिखी थी इन्होंने। ग्रामीण जनजीवन और सामाजिक व्यवस्था इन्होंने इसके बारे में, श्रृंखला के बारे में इन्होंने लिखा था। आपको तो ये ध्यान रखना है जो कपूर चंद है ये टोंक के है, इनका जन्म सोडा गांव में होता है और इन्होंने 1951 में तो पत्रिका जीवन की शुरुआत की, लेकिन उन्होंने ये बात ध्यान रख लेना 7 मार्च 1956 को संध्याकालीन शाम के समय की जो पत्रिका बढ़ती है दैनिक, तो राजस्थान पत्रिका की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं दामोदर दास व्यास। हमने पढ़ा था दामोदर व्यास दास, इसे हम राजस्थान का लोहा पुरुष भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, राजस्थान का लोहा पुरुष दामोदर दास व्यास, जो ये टोंक के हैं। ठीक भाई, हाँ। देख बात करते हैं इसका भूगोल। देखे भाई टोंक जिले का, ये राजस्थान के पूरी मैदानी भाग के मध्य स्थित है। टोंक जिले में आपको बनास नदी बहती हुई मिलेगी, डाई नदी, खारी नदी, मासी, बांडी। ठीक भाई, ये 5 नदियां इसके अंदर बहती है, बनास, डाई, खारी और मासी। ठीक भाई, देखो हाँ, ये पूरी मैदानी भाग के मध्य में स्थित है। इसके अंदर बनास, डाई, खारी और मासी और बांडी नदी बहती है। टोंक में मासी बांध भी है, उनियारा बांध भी है, डिब्रू सागर बांध भी है, टोरडी सागर बांध ये इसके अंदर स्थित है टोंक जिले के अंदर। बात करते हैं अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है बिसलपुर बांध, जो टोंक के देवली क्षेत्र में स्थित है। ठीक भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका निर्माण कार्य होता है 1988 से 89 के बीच में होता है। इसका कार्य पूर्ण हो जाता है 99 में हो जाता है पूरा कंप्लीट। यह नाबार्ड के सहयोग से निर्मित किया गया है, नाबार्ड के सहयोग से ही इसको बनाया गया है। ये पेयजल दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है पेयजल की दृष्टि से। ठीक भाई, इस बांध से टोंक, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, बिशनपुर बांध से भाई यहाँ पे पानी आता है, टोंक जिले में आता है। केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर को यहाँ से जलापूर्ति होती है। यह ध्यान रखना है बिशनपुर बांध है कहाँ पे बना है? आपके अंदर देवली टोंक के अंदर बना है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये राजस्थान के कितने कितने जिलों को जलापूर्ति करता है? तो भाई आपके सामने हो गए 6 जिले हो गए भाई। देखो देखिए, एक तो टोंक हो गया, केकड़ी हो गया, ब्यावर हो गया, अजमेर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर। अब देखो जयपुर ग्रामीण तो रहा ही नहीं भाई, जयपुर ग्रामीण को तो इसके अंदर वापिस शामिल कर लिया गया ना। ठीक भाई, तो हमें इसकी संख्या, जिलों की संख्या 5 ही बताएंगे। ठीक भाई, भाई आपको पता है अभी अभी आपको पता है भाई कौन? भजनलाल शर्मा साहब आ गए, इन्होंने जयपुर ग्रामीण को जयपुर के अंदर शामिल कर लिया है, इसलिए 5 जिले। ठीक है, इस बांध की जल भराव क्षमता भी ध्यान रखनी है आपको। ये आरपीएल की क्षमता है 315.50। ठीक भाई, इसकी भराव क्षमता है। रंगीन फिश यहाँ पे यहाँ पे एक और रंगीन फिश एक्वेरियम में यहाँ पे स्थित है, बिशुलपुर बांध में स्थित है। देखो आपको पता है यहाँ पे टोंक के अंदर यहाँ पे त्रिवेणी संगम स्थित है। राजमहल में यहाँ पे देखो 3 नदियां बहती है, बनास, 3 नदियां मिलती है, बनास, डाई और खारी नदियों का यहाँ पे त्रिवेणी संगम स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये? राजमहल, टोंक का राजमहल में स्थित है। मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान इंपॉर्टेंट है भाई। मालपुरा करौली, मालपुरा टोंक में, टोंक से करौली के मध्य, जो टोंक का मालपुरा से करौली के मध्य बनास और बाणगंगा नदियों के मध्य के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? मालपुरा करौली का मैदान है। ठीक भाई, कहां तक फैला हुआ है? मालपुरा टोंक से लेके करौली के मध्य जो बनास है और बाणगंगा नदी के मध्य स्थित बना है। देखो देखिए, दोआब प्रदेश को मालपुरा करौली का मैदान कहा गया है। देखो यहाँ पे इसको हम दोआब प्रदेश भी कह सकते हैं। दोआब प्रदेश को मालपुरा करौली का मैदान कहा गया है। मालपुरा करौली के मैदान को हम एम हेरोन के ने तृतीय, देखो देखिए, मालपुरा मैदान को एम हेरोन ने
तृतीय पेनी प्लेन, देखो तृतीय पेनी प्लेन की संख्या दी है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक भाई। हाँ, तो ये जो मालपुरा करौली का जो मैदान है इसे हम दोआब प्रदेश भी कहते हैं। ये कहाँ तक फैला है? मालपुरा टोक से लेके करौली तक फैला है। करौली में कहाँ तक? बनास और बाणगंगा नदी के मध्य स्थित है। ठीक भाई। इसको हमने ए हम हेरोन ने इसे तृतीय पेनी प्लेन की संख्या भी दी है। ठीक भाई, इस मैदान को। आगे बात करें, अगर हम बात करते हैं, देखो कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पे टोंक जिले के अंदर? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ को हम एलपी सोल्स, ठीक भाई, जलोढ़ को हम एलपी सोल्स, और लाल पीली मृदा और पीली भूरी मृदा यहाँ पे पाई जाती है। टोंक में मूंग का उत्पादन होता है, उड़द का होता है, मसूर का होता है, राई का होता है, सरसों, जीरा, तिल आदि की खेती की जाती है। ये मिर्ची मंडी टोंक में स्थित है। मिर्ची मंडी कहाँ पे स्थित है भाई? टोंक जिले में स्थित है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर अमरूद, ठीक भाई, ये देवड़ा में स्थित है। देवड़ावास में स्थित है। जो टोंक का देवड़ावास है इसके अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ अमरूद, ठीक भाई। हाँ, यहाँ पे स्थित है। यहाँ मालपुरा नस्ल की भेड़, यहाँ मालपुरा नस्ल की भेड़ पाई जाती है। केंद्रीय भेड़ हमने पढ़ा था, केंद्रीय भेड़ बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? टोंक का अविका नगर में स्थित है, जो 1962 में स्थापित किया गया था। ठीक भाई। यहाँ मुख्यतः तांबड़ा पाया जाता है ना, जिसे हम फिरोजा, रक्तमणि तथा गार्नेट भी कहते हैं। ठीक भाई। हाँ, तो यहाँ पे टोंक जिले के अंदर मुख्यतः क्या पाया जाता है? तांबड़ा। ठीक है। उत्पादन की बात करें, हाँ देखो, देखिए इसके अंदर तांबड़ा पाया जाता है, जिसे हम फिरोजा कहते हैं, रक्तमणि भी कहते हैं, गार्नेट भी कहते हैं। टोंक में खनिज है ऐसा कहना भाई। टोंक जिले में राजमहल, कुशालपुर, जनकपुरा में इसका उत्पादन होता है। ठीक भाई, तांबड़ा का उत्पादन होता है। यहाँ फेल्सपार, देखो देखिए यहाँ पे फेल्सपार बेरिलियम और यहाँ पे सोप स्टोन, ग्रेनाइट तथा अब्रक के भंडार भी पाए जाते हैं। ठीक भाई। हाँ, टोंक नब्दे और दरियों के लिए फेमस है। ये ध्यान रख लेना आप, तो दरियों के लिए कौन सा फेमस है? टोंक जिला। ठीक भाई। हाँ, और ये ध्यान रख लेना। ठीक भाई, तांबड़ा कहाँ पाया जाता है? टोंक में। टोंक में मुख्यतः चमड़ा, बेत की कुर्सियां, ठीक भाई, बेत की कुर्सियां और बीड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टोंक। टोंक के देवली में बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक भाई। राजस्थान में प्रथम राजकीय, देखो ये ध्यान रखना है, राजस्थान में प्रथम राजकीय बस सेवा जो 1952 में टोंक जिले से शुरुआत की गई थी। टोंक जिले का मेवात सर्किट में स्थित है। ठीक है, टोंक जिला मेवात सर्किट में स्थित है। ठीक भाई, मेवात क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। हाँ, देखो बात करें, आपको पता है रेड टोंक की जो सभ्यता है, रेड सभ्यता है, इसको आप डिटेल में देखते हैं हम। ये एक लोहा युगीनी सभ्यता है। इसका उत्खनन होता है 1938 में होता है। KN पुरी ने इसका उत्खनन किया था और इससे हम ठीक भाई। हाँ, देखो देखिए बात करते हैं, इंडो सेसिनियम सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए थे। ठीक भाई, प्राचीन सभ्यता स्थल है नहीं, तो यहाँ पे इंडो सेसिनियम सिक्के प्राप्त हुए थे। लोहा के अत्यधिक औजार मिलने के कारण इसे रेड को प्राचीन सभ्यता का भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। भाई राजस्थान का तो है ही है, लेकिन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं। एक सभ्यता है नगर सभ्यता। टोंक जिले के कहाँ पे स्थित है? उनियारा कस्बे के पास स्थित है नगर सभ्यता। यहाँ महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा यहाँ पे है और मालवा कालीनी के सिक्के यहाँ पे प्राप्त हुए थे। वर्तमान में इस सभ्यता को खेड़ा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक भाई, खेड़ा सभ्यता कौन सी है? नगर सभ्यता। खेड़ा सभ्यता कहाँ पे स्थित है? टोंक में। आप ये ध्यान रखना। और कुछ बातें देख लेते हैं। टोंक का नबदा व बीड़ी उद्योग, देखो टोंक का जो नबदा और बीड़ी उद्योग है फेमस है। देवली 1857 की क्रांति के समय सैनिक छावनी भी रही है। अगर पूछ लिया जाए भाई टोंक का कौन सा स्थान है जो 1857 की क्रांति का हिस्सा रही है, तो वो देवली है। मिर्ची मंडी टोंक में स्थित है, हमने पढ़ा था। हाथी भाटा गुमानपुरा गांव के टोंक जिले में स्थित है। हाथी भाटा गुमानपुरा गांव के टोंक में स्थित है। मीठे खरबूजे के उत्पादन हेतु टोंक प्रसिद्ध है। ठीक भाई। और बिसलपुर कंजर्वेशन टोंक
मोर के संरक्षण हेतु यहाँ पे स्थित है। ठीक भाई। हाँ देखो भाई इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे पढ़ते हैं। देखो भाई, भाई हमने अभी तो देखो कला और संस्कृति देख लेते हैं। हाँ एक सेकंड रुकोगे। हाँ भाई, हमने भूगोल पढ़ लिया, इतिहास पढ़ लिया, तो कला और संस्कृति भी पढ़ लेते हैं। ठीक भाई, टोंक में ककोड़ ककोड़ दुर्ग है, पचेवर का किला भी है, बूमगढ़ का भी है, और असीरगढ़ दुर्ग भी यहाँ पे स्थित है। हमने पढ़ा था ना असीरगढ़ दुर्ग। ककोड़ा किला गगनचुंबी ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, ये ध्यान रखना है। देखो पूछा जाता है टोंक में कौन से किले हैं, ककोड़ा किला, ककोड़ किला। ठीक भाई, पचेवर पचेवर का किला है, भूमगढ़ का है, और असीरगढ़ का दुर्ग है। जो ककोड़ा किला है वो गगनचुंबी ऊंचे पहाड़ी पर स्थित है। ककोड़ का प्राचीन नाम है कनकपुरा। ठीक भाई, ये कनकपुरा प्राचीन नाम ठीक ही था भाई। यहाँ पे मुबारक महल भी है, प्रारंभिक नाम था इसका जन गिनार। ठीक भाई, प्रारंभिक नाम इसका मुबारक महल का। सुनहरी कोठी परिसर में स्थित है ये, जिसमें बकरा ईद के अवसर पर ऊंट की कुर्बानी दी जाती है। ठीक भाई, ये ध्यान रखना, बकरा ईद के अवसर पर मनाया तो बकरा ईद जाता है, लेकिन ऊंट की कुर्बानी यहाँ पे दी जाती है। ठीक भाई, मुबारका महल। ठीक भाई, यहाँ हाड़ी रानी की बावड़ी भी है, और भोपाल की बावड़ी स्थित है। ठीक भाई, सुनहरी कोठी देखो ये इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी के बारे में बात करें, इसका निर्माण 1824 में नवाब अमीर खां द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन 1834 में जो टोंक के जो नवाब है वजीरुद्दौला खां के समय इसका नवाब कार्य समय पूरा हुआ। ठीक भाई, 1824 में तो इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, और 34 में 10 सालों में ये बना था। नवाब इब्राहिम खान ने इसमें सोने का कार्य करवाया था, इस कारण इसे वास्तविक निर्माता कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाए सुनहरी कोठी का वास्तविक निर्माता किसे कहा जाता है, तो इब्राहिम, ठीक भाई, इब्राहिम खां को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोने का कार्य करवाया था। ठीक भाई, इसलिए वास्तविक निर्माता इसे कहा जाता है। तो ये तीन बातें होगी। नवाब अमीर खान ने इसका निर्माण कार्य स्टार्ट किया 1824 में, लेकिन 1834 में वजीरुद्दौला खान ने इसका काम पूरा किया है, लेकिन इन्होंने बाद में इसके अंदर। ठीक भाई, अब बात करते हैं बुद्ध सागर सरोवर। इसका निर्माण बूंदी के जो शासक है बुद्ध सिंह ने करवाया था। आपको तो यही पूछा जाएगा बुद्ध सागर सरोवर कहाँ पे स्थित है, टोंक जिले के अंदर। आगे बात करें भाई गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर। गोकर्णेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात करें तो इसका निर्माण 1725 ईस्वी में जयपुर के जो शासक है सवाई जयसिंह द्वितीय ने द्वारा इसका निर्माण करवाया था। ठीक भाई, पुलानी मेला बढ़ता है डिग्गी गांव में। पुलानी मेला कहाँ बढ़ता है भाई, डिग्गी गांव में बढ़ता है। और पीपलू गांव कहाँ पे स्थित है, डिग्गी टोंक में स्थित है। ठीक भाई। हाँ भाई, ये इसकी कला और संस्कृति है। आगे और देखते हैं डिग्गी कल्याण जी का मेला। अब आपको पता है डिग्गी के अंदर पता है ना कल्याण जी का मेला, इसलिए डिग्गी कल्याण जी का मेला। इस मंदिर का निर्माण आपको ये ध्यान रखना है राजा डिग्बा ने मालपुरा में करवाया था। आपको ये पूछा जाएगा डिग्गी कल्याण जी का मंदिर या मेला कहाँ पे है, मालपुरा में स्थित है। यहाँ पे सावन अमावस्या को और भाद्रपद शुक्ल एकादशमी 11 को वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है। एक तो सावन अमावस्या को बढ़ता है अमावस्या को, एक भाद्रपद शुक्ल 11 को बढ़ता है, और एक वैशाख पूर्णिमा को यहाँ पे मेला बढ़ता है। यह हिंदू भगवान विष्णु के रूप में तथा मुस्लिम कलम पीर की रूप में पूजा होती है। देखो यहाँ पे आपको पता है टोंक को हम हिंदू और मुस्लिम की एकता मानते हैं। ठीक भाई, तो यहाँ पे हिंदू के कौन से भगवान विष्णु के रूप में पूजा होती है यहाँ पे, लेकिन मुस्लिम के जो कलम पीर है उनके रूप में यहाँ पे पूजा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है भाई। मांडव ऋषि की तपोस्थली की बात करें, ये भी मांडव ऋषि की तपोस्थली है जो मांडकला गांव में टोंक में स्थित है। ये देवली पंचायत समिति के तालाब के किनारे स्थित है। ये तपोस्थली कहाँ पे है, देवली पंचायत समिति के तालाब के किनारे स्थित है। यहाँ पर प्रतिवर्ष 15 दिवसीय पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होता है। इसे हम राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, राजस्थान का मिनी पुष्कर। ठीक है, मांडव ऋषि की तपोस्थली है जिसे हम राजस्थान का मिनी पुष्कर भी कहते हैं। यहाँ पे 15 दिवसीय पशु मेला स्टार्ट होता है कार्तिक पूर्णिमा से। ठीक भाई, हाँ, जब पुष्कर का मेला होता है ना उसी टाइम की बात है।
हम बात करते हैं वन स्थली विद्यापीठ की। बात करें वन स्थली विद्यापीठ की, जो टोंक का निवाई क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, देखो देखिए, जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री आपको पता है स्वर्गीय हीरालाल शास्त्री थे, जिन्होंने 1935 में यहाँ पे शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की थी। शांताबाई कुटीर की स्थापना की थी कहाँ पे? यहाँ पे निवाई के अंदर। देखो देखिए, राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री थे, जिन्होंने 1935 में यहाँ पे शांताबाई शिक्षा कुटीर की स्थापना की, जिसे 1943 में वन स्थली विद्यापीठ कहा गया था। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं जामा मस्जिद के बारे में। देखो, इनके बारे में बात करेंगे, हीरालाल शास्त्री के बारे में भी बात करेंगे। जामा मस्जिद के बारे में बात करें तो टोंक में पहले जो नवाब थे अमीर खां द्वारा जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था, तथा वजीर दौला खां के समय इसका निर्माण पूरा हुआ था। भाई, इन्होंने अमीर खान ने तो जामा मस्जिद का निर्माण शुरू किया था, लेकिन वजीर दौला ने इसका निर्माण कार्य पूरा किया था। अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, देखो, अरबी फारसी शोध संस्था टोंक में स्थित है। 4 दिसंबर 1978 को स्थापित की गई है। अरबी फारसी शोध संस्था में औरंगजेब द्वारा लिखी पुस्तक है। औरंगजेब द्वारा लिखी पुस्तक कौन सी है? आलमगीरी कुरान। आलमगीरी कुरान। और शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा लिखी गई पुस्तक है आलमगीरी कुरान। ठीक भाई। और शाहजहां द्वारा लिखी गई पुस्तक है कुरान कमाल रखी गई है। कहाँ पे? अरबी फारसी शोध संस्था के अंदर 2 पुस्तकें रखी गई है, एक तो औरंगजेब की आलमगीरी कुरान, और आपके सामने शाहजहां की कुरान कलाम रखी गई है। ठीक भाई। इसे हम साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली भी कहते हैं। साहित्य सेवियों की तीर्थ स्थली किसे कहते हैं? हम अरबी फारसी शोध संस्था को। ठीक भाई। हाँ, देखो भाई, इसको नोट कर लिया जाए। फिर हम लास्ट बात है जो देख लेते हैं, बात करते हैं अर्बेनियम। अर्बेनियम और पर्सियन। अर्बेनियम पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये टोंक का यह इंस्टीट्यूट सन 2002 में स्थापित किया गया था। देखो देखिए, अर्बेनियन अर्बियम और पर्सियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित किया गया था? 2002 में टोंक में स्थापित किया गया था। रियासत के समय विद्वानों द्वारा यहाँ पे हस्तलिखित पांडुलिपियां, धार्मिक पुस्तकें, पेंटिंग्स यहाँ संग्रहित किए गए थे। संस्था में एक खूबसूरत कला दीर्घा है, जो आगंतुकों तथा शोधकर्ताओं के लिए खुली गई है। ठीक भाई। आगे बात करते हैं हाड़ी रानी कुंड। देखो, इंपॉर्टेंट है इसमें, हाड़ी रानी कुंड। इस कुंड के पश्चिमी में 2 मंजिला गलियारे हैं। 2 मंजिला गलियारे हैं, जिसमें से प्रत्येक में, ठीक है भाई, मेहरा बदार द्वार है। ठीक भाई। हाँ, बात करते हैं निचली मंजिल में, यहाँ पे ब्रह्मा जी का, गणेश जी का और महिषासुर मर्दिनी के चित्र भी मिलेंगे आपको। देखो, बात करते हैं दड़ा महोत्सव। देखो देखो, दड़ा महोत्सव क्या होता है? कपड़े का दड़ा बनाकर, हाँ, दड़ा महोत्सव कपड़े का दड़ा बनाकर खेले जाने वाला ये खेल है, जो टोंक जिले का फेमस है। ठीक भाई। हाँ, देखो, बात करते हैं चार बेत शैली। चार बेत शैली, ये जो शैली है, ये नवाब फैजुल्ला खां के काल में टोंक क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई थी। और यह एक लोक नाट्य में डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। भाई, इस लोक नाट्य में कौन सा वाद्य यंत्र? डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसकी उत्पत्ति अफगानिस्तान में हुई थी। ठीक भाई। कालांतर में करीम खां और अब्दुल अरीम खां निह द्वारा स्थानीय भाषा में शुरू किया गया था। अभी वर्तमान में ये, ठीक भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, चार बेत शैली, जो ये चार बेत शैली है, ये तो है तो अफगानिस्तान की, लेकिन ये एक लोकनाट्य है जिसमें हम डफ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। और जो फैजुल्ला खां के काल में ये टोंक क्षेत्र में प्रसिद्ध हुई थी, और अभी कालांतर में ये हरीम खां और अब्दुल हलीम खां इसका निहल द्वारा ये स्थानीय भाषा में इसको शुरू किया गया था। उनियारा चित्रकला शैली। उनियारा चित्रकला शैली के बारे में बात करें, 2 शैली आ गई आपके सामने। आपको ये ध्यान रखना है भाई, दड़ा महोत्सव। ठीक भाई। उनियारा चित्रकला शैली के बारे में बात करें तो टोंक जिले में शिकार के दृश्य पर प्रतिबंध है। देखो देखिए, उनियारा चित्रकला शैली है जो टोंक शैली में शिकार के दृश्य पर प्रतिबंध है। यह ढूंढाड़ स्कूल की उपशैली भी है,
और इसके प्रमुख चित्रकार कौन से हैं, कौन से उनियारा चित्रकली के? एक तो है धीमा भीम और एक है काशी राम लखन। ठीक भाई, ये इसके क्या है भाई, प्रमुख चित्रकार है। ठीक भाई। भाई आपके सामने जो टोंक जिला था, हमारा प्यारा सी टोंक जिला था जो कंप्लीट हो गया था। ठीक भाई, तो आप सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई क्लास को लाइक और शेयर करके जाए, कम से कम भाई 10 लोगों के पास शेयर करके जाना है, ऐसे मुंह उठा के मत चले जाना भाई। ठीक भाई, जो नए साथी हैं वो चैनल से जुड़ जाए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। तब तक के लिए भाई टेक केयर, सी यू, बाय, ओके।